Good morning, how are you? Today I take your geography first chapter, resource and development. That is a discussion. So, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resource. Physical environment, nature, this is human beings, technology and institutions. Interdependent relationship between nature and technology and institution. So इन्वायरमेंट में जितनी चीज़ें या जो कुछ हम देखते हैं इन्वायरमेंट में जो कुछ इंक्लूड है जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, जो हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं और इकोनॉमिकली हमारे फ़ायदे का मन हो, फ़ायदे के लिए बने हुए हैं और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें हमारे लिए रिसोर्स का काम करते हैं। और फिजिकली इन्वायरमेंट में हम अगर देखते हैं नेचर लेवल पर, तो ह्यूमन बींग्स को हम सेंटर में रखेंगे और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, क्योंकि जो नेचर से हमें मिला है उसी से ह्यूमन माइंड्स डेवलप करके टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और उसी टेक्नोलॉजी को हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, रिसोर्स। व्हाट इज अ रिसोर्स? सो यहाँ एक चार्ट से हम रिसोर्स को डिस्कशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड इज अ ह्यूमन रिसोर्स। फर्स्ट टू पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे रिसोर्स को, एक नेचुरल रिसोर्स और सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्स। फर्स्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल जिसको एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं। फिर रिन्यूएबल के भी टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो, एग्जांपल wind and water, and biological. So constitutions for flow, wind and water. तो रिन्यूएबल सोर्स में जो विंड से है और वाटर है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें नेचर से फ्री में मिला है और प्रकृति में हर जगह डेवलप है। बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक संसाधन जो हम आसपास देखते हैं, वेजिटेशन मीन्स हमारे ट्रीज, हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स, हमारे बर्ड्स, एवरीथिंग। एंड अदर इज अ वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन, जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। नॉन रिन्यूएबल्स को भी हम टू पार्ट्स में बांटेंगे, रिसाइक्लेबल मेटल्स एंड नॉन रिसाइक्लेबल फ्यूजल फ्यूल। रिसाइक्लेबल मेटल्स पुनः चक्र धातुएं और नॉन रिसाइक्लेबल, फॉर एग्जांपल फ्यूल। यहाँ पर दो चीजें डिस्कशन हो रही है, रिसाइक्लिंग मेटल। फॉर एग्जांपल नेचर में ऐसी मेटल्स से हम अवेलेबल हैं जिसको हम रिसाइक्लेबल कर सकते हैं, पुनः चक्र के द्वारा उसको यूज में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। और नॉन रिसाइक्लेबल
फ्यूजल फ्यूल, जितने भी हमारे प्राकृतिक ऑयल या पेट्रोलियम पदार्थ है उसको हम एक बार ही यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका नेचुरल रिसोर्स। अब आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और क्वालिटी एंड क्वालिटी। तो इंसान ने अपनी माइंड से जो डेवलप किया, जो स्ट्रक्चर्स उन्हें तैयार किया है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस तैयार किए वो, और दूसरा उसका क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। सो दैट इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल in our environment involve an interactive relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature through technology and created institutions to acceptable their economic development. वह प्रोसेस, वो ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमारे पास आसानी से अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में ऑलरेडी इंक्लूड हैं, उन्हीं का जो रिलेशनशिप है नेचर से और एनवायरनमेंट में, उसी की हेल्प से टेक्नोलॉजी में उसको कन्वर्ट करके हमने इंस्टीट्यूशंस का रूप दिया है और ह्यूमन लाइफ के लिए उसको यूजेबल बनाया है। तो टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है इंस्टीट्यूशंस को जो सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं। Next, do you think that resources are free gift of nature as assumed by many? They are not. Resources are function of human activities. Human beings themselves are external components of resource. They transform material available in our environment into resource and use them. These resources can be classified in the following ways. यहाँ क्या आप समझते हैं कि जो रिसोर्स हैं वो हमें नेचर ने फ्री ऑफ गिफ्ट मिले हैं, ऐसे बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। रिसोर्स के फंक्शन और ह्यूमन एक्टिविटी एक्सेसिबल हैं और उसके कंपोनेंट्स रिसोर्स को कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पर उसको ट्रांसफर करके मटेरियल अवेलेबल करवाकर या इन्वायरमेंट से जो हमें वस्तु, जो थिंग्स हमारे पास हैं वो उसकी हेल्प से हम रिसोर्स बना सकते हैं। और ऐसे ही रिसोर्स को हम कई तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेस ऑफ द ऑर्गन, बायोटिक एंड बायोटिक। तो सबसे पहला तो जैविक और अजैविक। सेकेंड, ऑन द बेस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एक और दूसरा डिपेंड करता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पर। थर्ड, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। उसका थर्ड बेस जो आता है वो ये इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनिटी बेस पर हो सकता है, नेशनल हो सकता है या फिर इंटरनेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ बेस, ऑन द बेस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोलिटिकल डेवलपमेंट एंड स्टॉक एंड रिसोर्स। अगला बेस ये है, ये स्टेटस है कि डेवलपमेंट, पोलिटिकल डेवलप्ड और स्टॉक और रिजर्व जो हमारे पास है उसको हम किस प्रकार लोगों तक पहुंचाएं, क्या जो संसाधन है उसको हम किस प्रकार से सहज कर रखें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिसोर्स।
First is on the base of organ. Biotic resource. These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, its. First is biotic resource. वो ऑर्गेनिक सिस्टम या वो उन तत्वों से मिलकर जो संसाधन बने हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, जिसको हम बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल. नेक्स्ट, ऑन द बेस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स. द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और reproduced by physical, chemical or mechanical process are now as a renewable repensable resource. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife. The renewable resource may further be divided into continuous of flow. रिन्यूएबल रिसोर्स वो हैं उस प्रोसेस के तहत जिसको रिन्यूड किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस्ड किया जा सकता है फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली. तो रिन्यूएबल्स रिस्पेंसेबल रिसोर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड. ये ऐसे एग्जांपल हैं जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिए हैं और इनका लिमिट अनलिमिटेड है. ये लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रह सकते हैं. इसका हम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं. जैसे वाइंड एनर्जी. तो वाइंड एनर्जी जो पवन ऊर्जा है, तो आप डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे अर्थ पर एयर सिस्टम डेवलप है. एक ही ऐसा प्लेनेट है जहां पर एयर अवेलेबल है. नेक्स्ट, वाटर. सो वाटर भी हमारे अर्थ पर है और वाटर का हम रिसाइकलिंग बिल के द्वारा यूज कर सकते हैं. दूसरा, हमारे प्राकृतिक संसाधन या जो हमारे फॉरेस्ट लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, तो वहाँ से भी हम इसको यूज कर सकते हैं. तो इस प्रकार से ये रिन्यूएबल रिसोर्स है और इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इसको इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं. सॉरी, टू पार्ट्स नहीं, इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. दिस occurs over a very long geological time. Minerals and fossil fuel, for example of such resource. This resource take millions of years in their formation. Some of the resource like metal are recyclable and some like fossil fuel cannot be recycled and get exhausted with their use. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को यहाँ इस तरह से समझेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर होने वाली जियोलॉजिकल एक्टिविटी टाइम टू टाइम होता रहता है. भौगोलिक घटनाएं होती रहती हैं और उन्हीं घटनाओं की वजह से, फॉर एग्जांपल फ्लड, वोल्केनो एक्स्ट्रा. तो हमारे अर्थ में मिलियन ईयर से, हमारे अर्थ के गर्भ में मिलियन ईयर से ये चीजें भरी पड़ी हुई हैं और उन्हीं के सड़ने गलने से जो उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उनकी क्वालिटी चेंज हुई है, वो हमारे फ्यूजल फूल के रूप में आए हैं. इसमें भी हम कुछ
ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको रिसाइकल कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर पाते हैं। फिर आता है ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, किन हाथों में वो संसाधन है, ये भी एक डिफाइन करता है। इंडिविजुअल रिसोर्स किसी व्यक्ति विशेष या इंस्टीट्यूट के हाथ में या जिसके जो उसको कमांड करता है वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। These are also owned privately by individual many farmers on land which is allowed to them by government against the payment of revenue. In village are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people on plots, house and other property, plantations, pastures, land, ponds, water in wells. It are some of the example of resource ownership by individual. Make a list of resource owned by household. इंडिविजुअल रिसोर्स वो है जिसको पूरा कमांड किसी प्राइवेट सेक्टर में या कोई इंडिविजुअल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जो लोन उसके पास लैंड अलाउड होते हैं जिसको वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट पेमेंट रिवेन्यू करके या रेवेन्यू कुछ लगान देकर उस लैंड को अपने पास रखते हैं और उसका सारा मेंटेनेंस और उसका जो बेनिफिट होता है खुद ही यूज करते हैं। जो खास करके गांव के जो लोग होते हैं और उन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, उनके पास कोई लैंड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अर्बन पीपल में लोग प्लॉट, हाउस या अदर प्रॉपर्टी होती है, कहीं कहीं पर प्लांटेशन होना है, कहीं पर पेस्चर लैंड, कहीं पर पॉन्ड, कहीं वाटर वेल। इट्स सो ऐसे एग्जाम्पल है जो नेचर ओनरशिप इंडिविजुअल या प्राकृतिक संसाधनों के ऐसे इंडिविजुअल एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आपके आसपास। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्स ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। आपके घर के आसपास इस प्रकार का संसाधनों की आप लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। These are resources which are accessible to all the members of community, village commons, garging grounds, burial grounds, village ponds, public park, picnic spot, playgrounds in urban area, de facto acceptable to all people living things। कहीं कहीं पर आपको कम्युनिटी बेस पर भी प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल गाँव में गार्बिंग ग्राउंड्स, बेराइल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड, अर्बन एरिया में भी डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल पीपल लिविंग देयर। तो ये जो एग्जाम्पल आए हैं ये आपको आपके नियर मिलेंगे। तो 2 टाइप्स का डिस्कशन हम कर चुके हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल, सेकेंड इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, थर्ड आ जाता है नेशनल या स्टेट लेवल का, तो नेशनल रिसोर्स। सो नेशनल रिसोर्स technically all the resource belong the nation. The country has the legal power to acquire even private property for public goods
You might have seen roads, canals, railway being constructed on field owned by some individual urban development authorities get employed by the government to acquire land, all the minerals, water resource, forest, wildlife, land within the political boundaries and the oceanic area up to 12 natural miles 22.2 km from the coast terminate as a technical water and resource terrain belong on the nation. थर्ड डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल रिसोर्स। तो टेक्निकली वो रिसोर्स जो कोई पर्टिकुलर कंट्री या नेशन अपने लीगल पावर से चलाता है पब्लिक बेनिफिट के लिए, जैसे कि आपके रोड्स, आपके कैनाल, आपके रेलवे, अदर कंस्ट्रक्टेड फील्ड, जो ये भी यहाँ पे भी कुछ सम इंडिविजुअल आपको मिलेंगे। अर्बन डेवलप अथॉराइज में भी गवर्नमेंट एक्विटिक लैंड को लेती है, जैसे कि वाटर रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ, land within political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles 22 from coast terminate territorial water and resource terrains belong the nation। कभी कभी क्या होता है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक बेनिफिट के लिए जो संसाधन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं उससे उनका सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं और पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए कभी कभी इंडिविजुअल जो सोर्स होते हैं उसको भी गवर्नमेंट अपने अंडर लेके आती है कुछ समय के लिए, या गवर्नमेंट उसको रेंट पर लेकर यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी के समय में वर्ल्ड लेवल पर कोरोना वायरस का कोरोना वायरस चल रहा है, तो यहाँ पर जितने भी जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को लगा है कि पेशेंट्स के नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को या जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, नर्सेस, उनकी भी सर्विसेज लेना शुरू किया है। बदले में गवर्नमेंट उनको सर्विस के अकॉर्डिंग या तो कम मनी दे रही है या उन्हें अन्य फैसिलिटी प्रोवाइड करवाकर उनकी सेवाएं ली जा रही है। बहुत सी बार गर्मी के समय में जब वाटर प्रॉब्लम होती है और कहीं पर इंडिविजुअल ट्यूबवेल हैं या वेल हैं, तो सबके पब्लिक को पानी प्रोवाइड करवाने के लिए भी इंडिविजुअल जो रिसोर्स होते हैं उसका भी गवर्नमेंट यूज करती है, जिसको हम अधिग्रहण बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारे पास जो हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो किस बेस पर है, तो यहाँ पर भी 3 पार्ट्स हैं, पोलिटिकल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स और स्टॉक। पोलिटिकल रिसोर्स क्या है?
resources which are found in regions but have not been installed. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for development of wind and solar energy, but so far this have not been developed properly. पोलिटिकल रिसोर्स वो रिसोर्स आएंगे जहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में वो बने हुए हैं, जैसे कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान और गुजरात जो हमारा स्टेट है, वहाँ पर जहाँ वाइंड और सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, हमारे एरिया में भी हम पवन विंड्स पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे नियर डिस्ट्रिक्ट रतलाम की ओर जाते हैं तो जावरा और उसके आसपास हमें पवन विंड्स मिल जाएंगे, और आपके सीतामऊ एरिया में भी कयामपुर रोड के पर भी आपको इस प्रकार के वाइल्ड एनर्जी मिलेगी। दूसरा आपका शामगढ़ रोड का जो एरिया है, वहाँ पे भी पवन विंड्स से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है, और वहाँ के पर्टिकुलर फार्मर्स होते हैं या जो विलेज होते हैं, वहाँ उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्स, जो संसाधन है हमारे पास, उसी की हेल्प से हम और क्या प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइक है, अब वो बाइक हमने परचेज किया है, अब उस बाइक से हम किस प्रकार से यूज़ करें कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, तो वो जो बाइक है वो आपका रिसोर्स है, और उसी से जो हम वर्क करेंगे उसकी हेल्प उसकी हेल्प से हम जो वर्क करेंगे, या हमारे पास जो ट्रैक्टर्स हैं उसकी हेल्प से, या जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्स है उसकी हेल्प से हम और चीज़ों को डेवलप करेंगे, अदर एक्टिविटीज़ करेंगे, वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाएंगे। रिसोर्स विच आर सर्वाइव्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। फॉर इंस्टेंस, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डेवलप ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल और देयर फैसिलिटी। इस प्रकार की क्वालिटी और क्वांटिटी को हम डिटरमाइन करते हुए रिसोर्स को डेवलप करेंगे कि टेक्नोलॉजी बेस पर और फैसिलिटी तौर पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आता है स्टोर, जो कुछ हमारे पास हैं, चीज़ें हमने डेवलप भी कर ली है, रिसोर्स भी हमारे पास हैं, लेकिन हम उसको स्टोर करके कैसे रखें लॉन्ग टाइम के लिए या कुछ समय के लिए। ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ हमने हमारे माइंड में जो आइडियाज़ आया है उसको हमने पब्लिक तक पहुंचा दिया है, या जो कुछ हमारे पास है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने डेवलप किया है उसको हम हैंड टू हैंड पब्लिक तक पहुंचा देंगे या अपने आइडियाज़ को। तो उसके लिए भी हमें स्टॉक की भी ज़रूरत होगी, या डिमांड के बेस पर हम उसको स्टोर करेंगे, उसका स्टॉक बनाएंगे, और जब जब उसका यूज़ आएगा तो डिमांड के बेस पर भी हम उसको पहुंचा सकते हैं। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोलिटिकल एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव दिस appropriate technology to access the indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। तो स्टॉक की बात करें तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसका स्टॉक हमारे पास कितना है और उसी के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। ग्लोबल
इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, और जो नेचुरल डिग्रेडेशन होता है उस पर भी हमारा स्टोर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है एन एक्टिबल distribution of resource as because external for sustained quality of life and global peace. It the present net of resource depletions by few individuals and countries. The future of planet is a danger, therefore resource planning is essential for sustainable extents of all forms of life. Sustainable extents is a component of sustainable development. लास्ट में ये आता है कि जो संसाधन या रिसोर्स हमारे पास हैं वो हमारी लाइफ में किस प्रकार से यूज होते हैं, वो कितने समय तक हमारे पास चलेंगे। दूसरा, उसका यूज इस प्रकार से हम करें कि ग्लोबल पीस, विश्व शांति के लिए हम उसका यूज करें, कहीं ऐसे गलत लोगों के हाथों में ना चला जाए या कुछ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के पास ना चला जाए, या फॉर एग्जांपल किसी ऐसी कंट्री के पास ना चला जाए कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए उन चीज़ों का यूज करें और उसका मिसयूज करें, तो वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार, तो वो हमारी लाइफ को, मानव जाति को और हमारे डेवलप जो हैं वो नुकसानदायक हो सकता है। तो इस प्रकार से लास्ट में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हम रिसोर्स का जो प्लानिंग करते हैं वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारी लाइफ सर्वाइवल के लिए बेनिफिट हो, और उसमें इस प्रकार के कंपोनेंट, ऐसे तत्व, ऐसे घटक का निर्माण करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो डेवलपमेंट के काम आए, लोगों के काम आए, सोसाइटी के काम आए और कंट्रीज के काम आए। दैट्स ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। Next topic tomorrow will be continued.